नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है। इंग्लैंड, अमेरिका, भारत, चीन। ये यूपी टेट 2014 में पूछ दिया गया था, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र आपका भारत है, ठीक है। भारत में कैसी शासन पद्धति अपनाई गई है, भारत में कैसी शासन पद्धति अपनाई गई है। CG टेट 2016 में पूछा गया था कि भारत में कौन सी शासन पद्धति है, अध्यात्मका, संसदात्मका, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो भारत में कैसी शासन पद्धति है, तो संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली है। क्या है, संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है या संसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। चलिए, संसदात्मक शासन प्रणाली में राज्य का प्रधान एवं सरकार का प्रधान अलग अलग होता है। देखिए, संसदीय शासन प्रणाली में कौन सा होता है, राज्य जो होता है उसका प्रधान अलग होता है और सरकार जो होता है उसका प्रधान अलग होता है, ठीक है। इसलिए संसदीय शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई है, ठीक है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। MP टेट 2016 में पूछा गया था कि संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाया गया है, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या जापान, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1880 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1885 ईस्वी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स भी देखेंगे। ये अन्य जब आपको क्वेश्चन बैंक करवाएंगे उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से आपको एक प्रश्न कभी कभी निकल के आ रहा है, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हम एक जगह देखेंगे भी। लेकिन अभी संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, संसदीय सरकार के अंतर्गत जितने प्रश्न आ रहे हैं पहले उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं बताइए, 1, 2, 3 या 4। पंजाब टेट 2014 में देखिए पूछ दिया था। तो भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो संसद के 3 अंग हैं। कौन थे, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये भारतीय संसद के 3 अंग हैं, ठीक है। संसद के अंग हैं, CG टेट 2014 पूछा है कि इसमें संसद के कौन कौन अंग हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, सभी है, ठीक है। तो संसद के 3 अंग हैं, पहला है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, जो भी है तीनों, यानी तीनों संसद के अंग ही है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद का सबसे प्रमुख अंग है, भारतीय संसद का सबसे प्रमुख अंग कौन होता है। हरियाणा टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, कोई नहीं। तो सबसे मुख्य अंग जो होते हैं वो आपका राष्ट्रपति है, ठीक है। सबसे मुख्य अंग राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है, भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है, ठीक है। उत्तराखंड टेट 2018 में पूछा गया था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुखिया, ठीक है। तो भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद जो होता है वो आपका राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है आपको बताना है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो, सभी। तो राष्ट्रपति बनने के लिए ये सभी योग्यताएं
होती है वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित नहीं हो, तो ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ये सभी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर 35 वर्ष होगा। देखिए याद रखिएगा, राष्ट्रपति हमने अभी देखा था 3 अंक था, राष्ट्रपति, फिर क्या था राज्यसभा, और फिर क्या था लोकसभा। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए 35, राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25, यानी देखिए 55 का अंतर, 35, 30, 25 याद रख लीजिएगा, ऐसे भी बैठा के ना यहाँ से प्रश्न रहेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, राज्यसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि, विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि या सभी। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के भी, राज्यसभा के भी, विधानसभा के भी, ये सभी भाग लेते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यूपी टेट 2019 का प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है जनता के द्वारा, विधायक के द्वारा, एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा या बहुसंख्यक निर्वाचक प्रणाली के द्वारा। ठीक है, तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो एकल संक्रमणीय मतपत्ति के द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। क्लियर। चलिए अगला है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? एमपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या कोई नहीं। देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ठीक है, देश का प्रथम नागरिक जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होते हैं, देश का प्रथम नागरिक। ठीक है, चलिए अगला है, राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं? उत्तराखंड टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या सभी। ठीक है, राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करते हैं बताइए? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। नहीं, राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला बात तो दिक्कत यहाँ पर यह होता है कि जो हमें टॉपिक दिया गया है पढ़ने के लिए उसमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सबसे दिक्कत यहाँ पर यह हो रहा है। ठीक है, देखिए बहुत से चैनल आपके जेटेट की तैयारी करवा रहे हैं, बहुत से चैनल हैं, लेकिन ये उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि वे उनका जो लेवल है बहुत आपको जो है जेएसएससी और एसएससी के लेवल का जा रहा है, जो कि आपको यहाँ जैक के एग्ज़ाम में, जेटेट के एग्ज़ाम में ये फेल्यूर होता है। ठीक है, आपको इसके लिए जो पढ़ना है वो चीज़ वहाँ पर मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, आप ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम प्रश्न आएगा, लेकिन यहाँ पर जैसे JCERT जैक का किताब जब आप पढ़ते हैं तो ये जैक के सिलेबस के अंतर्गत है। ठीक है, और ये जो है आपको यहाँ कम पढ़िएगा, भले आपको लग रहा है कि 10 प्रश्न क्यों बना, तो किताब का बना है, लेकिन यहीं से एक प्रश्न आपका रह जाएगा। लेकिन वहाँ पर आप देखिएगा तो 100 प्रश्न देखिएगा, लेकिन वहाँ से एक प्रश्न मिलेगा। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सभी सोच समझ के तैयारी कीजिए, समय बहुत कम है, समय कम है और पढ़ना आपको भी कम है, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा पैदा होगा। इसलिए कन्फर्म हो करके पढ़िए JCERT किताब और JCERT किताब का यहाँ पे बना हुआ नोट्स, इससे ज़्यादा देखने की आपकी आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी अवश्य जुड़िए और यहाँ से तैयारी कर लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा कौन कौन नियुक्त होते हैं बताइए? हरियाणा टेट 2019 से पूछा था, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, सभी। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा किनका नियुक्ति होता है बताइए? राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही है, भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। तो राइट आंसर डी इसका सभी हो जाएगा। ठीक है, देश के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? पंजाब टेट 2022 में पूछा गया है कि देश के तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री। ठीक है, तो देश के तीनों सेनाओं का प्रधान या सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति ही है, राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? आपको बताना है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। यूपी टेट 2016 में पूछा था, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या कोई नहीं। ठीक है, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपका 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति CG टेट 2021 में पूछा गया था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो की जाती है वो आपका किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं, पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? मुख्यमंत्री के द्वारा,
राज्यपाल के द्वारा, उपराष्ट्रपति के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति इसका आंसर होगा। कहा जाता है सीजी टेट 2016 में पूछा गया था, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, निम्न सदन या सभी। ठीक है, जैसे ही लोकसभा की चर्चा होती है आप दिमाग में रख लीजिएगा 5 लो। क्या रख लीजिएगा? 5 लो। प्राथमिक सदन, चलिए ठीक है, प्रथम सदन या प्राथमिक, अस्थायी सदन ये भी सही है, निम्न सदन ये भी सही है, नहीं डी, राइट आंसर डी सभी कहा जाता है। इसमें लोकसभा को सभी कुछ कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने बना भी दिया है कि जैसी लोकसभा की बात आती है क्या कहा जाता है उपाधि के, तो इसको आप लेके जाइएगा। ठीक है, इसको लेके जाइएगा, दिमाग में रखिएगा। पान खाते हैं तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, लोकसभा को कहा जाता है लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, प्राथमिक सदन या सभी। ठीक है, लोकसभा है, लोक है तो लोकप्रिय सदन कहा जाता है, लोक माने जनता होता है, जनता का सदन भी कहा जाता है। और भी उपाधि के लिए 5 लो आपको दिया गया है, 5 लो। प्राथमिक सदन, प्रथम सदन भी कहा जाता है, प्राथमिक सदन डी, राइट आंसर सभी हो जाएगा। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं 540, 552, 543 या कोई नहीं। ठीक है, निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित सदस्य कितना होता है? 530 आपका राज्य से जाते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं, यानी 543 होते हैं, ये निर्वाचित होकर आते हैं। ठीक है, धन विधेयक केवल कहाँ पास किया जाता है? धन विधेयक कहाँ पास किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या कोई नहीं। ठीक है, सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है कि धन विधेयक कहाँ पास किया जाता है। ठीक है, तो धन विधेयक कहाँ पास किया जाता है? धन विधेयक आपका लोकसभा में पास किया जाता है। ठीक है, लोकसभा में राज्य की सीट का बंटवारा किसके आधार पर होता है? लोकसभा में राज्य की सीट का बंटवारा किसके आधार पर होता है? पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर, कोई नहीं। ठीक है, तो लोकसभा में राज्य की सीट का बंटवारा जो होता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, लोकसभा सीट का बंटवारा। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? उत्तराखंड टेट 2020 में पूछा गया था कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1947, 1948, 1952 या कोई नहीं। ठीक है, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है वो आपका 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एमपी टेट 2018 में पूछा गया था, यानी भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हुकुम सिंह, बलराम भगत, जीवी मावलंकर या रवि राय। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के या भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो आपका जीवी मावलंकर थे, जिसको बोला जाता है जी से गणेश, गणेश, वी से वासुदेव, डब्लू और मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, चलिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2015 का पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा के प्रति, राज्यसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति या कोई नहीं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय के कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य या 5 सदस्य। ठीक है, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। और ये मनोनीत किसके द्वारा किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? सीजी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। 530, 556, 552 या कोई नहीं। ठीक है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? अभी 552। ठीक है, और वर्तमान में कहेगा तो 550। आप ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर 550 नहीं मिला तो 552 मारिएगा, और अगर वर्तमान कहेगा तब आप 550 मारिएगा। ठीक है, नहीं तो 552 लेकर के आप चले जाइएगा। अगला है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता कितनी है? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता बताइए। यू टेट 2017, उत्तराखंड टेट 2017 का है। भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया नहीं हो, सभी। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए ये सभी योग्यता सही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया हो, दिवालिया नहीं हो, ये सभी जो है अगर शर्त पूरा करते हैं तो ये आप लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? ठीक है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 25, 30, 35, 40। ठीक है, तो लोकसभा के लिए कितना आता है? 25 वर्ष। देखिए आपको ये बताया था अभी संसद के 3 अंग हैं। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रपति, फिर क्या था? राज्यसभा, और फिर क्या है? मान लीजिए लोकसभा। राष्ट्रपति का उम्र कितना है? 35 वर्ष।
राज्यसभा का उम्र कितना है 30 वर्ष, लोकसभा का उम्र कितना है 25 वर्ष। तो देखिए 35 30 25 का एक कड़ी है, आप याद कर लीजिएगा, आपको हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यूपी टेट 2018 में पूछा गया था, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है, कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, इंदिरा गांधी या कोई नहीं? पंजाब टेट 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो कौन है? मीरा कुमार। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? किस राज्य से सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य प्रतिनिधि जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं? किस राज्य के? सीजी टेट 2017 का है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या बिहार? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य लोकसभा में भेजते हैं, अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में जाते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य से जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य से जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ये पंजाब टेट में पूछा था कि झारखंड में लोकसभा क्षेत्र सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 12, 13, 14। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है 14 है। ठीक है, संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका है? हरियाणा टेट 2022 में पूछा था कि संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को या कोई नहीं? ठीक है, तो राइट आंसर होगा लोकसभा, जिसको कानून बनाने का अधिकार यहाँ पर प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को या कोई नहीं? एमपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देता है। ये आपका राइट आंसर। राज्यसभा को कहा जाता है द्वितीयक सदन, उच्च सदन, अस्थाई सदन, सभी। सीजी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ठीक है, राज्यसभा के लिए भी हमने आपको क्या बताया? राज्यसभा के लिए भी हमने आपको बताया दूसरा। क्या बताया? दूसरा। ठीक है, डी से द्वितीयक सदन, यू से उच्च सदन, एस से अस्थाई सदन और आर एस से राज्यसभा। यानी राज्यसभा को द्वितीयक सदन, उच्च सदन और अस्थाई सदन कहा जाता है। राइट, डी यानी सभी होगा। ठीक है, क्या होगा? सभी होगा। राज्यसभा को क्या नहीं कहा जाता है? बताइए, राज्यसभा को क्या नहीं कहा जाता है? यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्राथमिक सदन, अस्थाई सदन, निम्न सदन, कोई नहीं या सभी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा के लिए क्या लेते हैं? एक ट्रिक अभी आपको बताए थे, पान लो दूसरा, इसी पर चेक कर लेंगे हम लोग। यानी प्राथमिक सदन, तो प्राथमिक सदन किसको कहते हैं? बताइए, लोकसभा को, तो ये राज्यसभा को नहीं कहा जाता है। उच्च अस्थाई सदन, तो अस्थाई सदन लोकसभा को कहा जाता है, ये भी नहीं राज्यसभा को कहा जाता। निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, ये भी नहीं कहा जाता। यानी कोई नहीं होगा, डी में कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है? राज्य का प्रतिनिधि सभा किसको कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं? पंजाब टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, राज्य का प्रतिनिधि सभा जो है आपको किसको कहा जाता है? राज्यसभा, और राज्यसभा को राज्य का प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। ठीक है, अस्थाई सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है। सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं? ठीक है, अस्थाई सदन किसको कहा जाता है आपको बताना है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या कोई नहीं? तो राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है, क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थाई सदन कहा जाता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई नहीं? यूपी टेट 2016 का प्रश्न था। राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वो आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। ठीक, कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं होता है? यूपी टेट 2019 का प्रश्न है, कौन सा सदन कभी भी भंग नहीं होता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है, तो राज्यसभा जो सदन है वो कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए इसको अस्थाई सदन हम लोग कहते हैं। झारखंड में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या झारखंड में कितनी है? पंजाब टेट 2018 पूछा गया था, 4, 5, 6 या 8। ठीक है, तो झारखंड में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है?
राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? पंजाब टेट 2020 का प्रश्न। 10 सदस्य, 11 सदस्य, 12 सदस्य या 13 सदस्य, ठीक है। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को मनोनीत जो किया जाता है वो 12 सदस्य है, ठीक है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? 250, 252, 255, 262, ठीक है। तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 है, ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? अगर वर्तमान में पूछे राज्यसभा सदस्यों की संख्या तो आपको बताना है 245। कितना है? 245। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 ईस्वी, 13 मई 1923 ईस्वी, 14 अगस्त 1963 ईस्वी या कोई नहीं। बिहार टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न था। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? तो राज्यसभा की पहली बैठक जो है आपका यहाँ पे 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। राज्यसभा की सीटें किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? राज्यसभा की सीटें किसके आधार पर निर्धारित की जाती है? जनसंख्या के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर, घनत्व के आधार पर या कोई नहीं? ये उत्तराखंड टेट 2021 में पूछा है, ठीक है। तो राज्यसभा की सीटें जो होती है वो आपको जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक किस राज्य में है? राज्यसभा की सीटें सबसे अधिक किस राज्य में है? पंजाब टेट 2022 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या गुजरात में, ठीक है। तो राज्यसभा की सबसे अधिक सीट जो है आपका उत्तर प्रदेश से ही है और लोकसभा से भी सबसे अधिक सीट जो है उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास तो हमेशा चलते रहता है, जीवन से लेकर के, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है। विकास चलते रहता है। तो इसका मतलब क्या है? जीवन से चलना शुरू हुआ, मृत्यु तक चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि निरंतर चल रहा है। इसका मतलब क्या है? कि निरंतर चल रहा है, ठीक है। निरंतर चल रहा है तो इस सिद्धांत को निरंतरता का सिद्धांत कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे निरंतरता का सिद्धांत। क्लियर? चलिए अगला देखिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह निरंतरता के सिद्धांत से पता चलता है, ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, भाषा विकार या पठन विकार, ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित? देखिए आपको हमने बताया था लेक्सिया जैसी आएगा तो आप समझिएगा कि लक्ष्य है, ठीक है। लक्ष्य है और बच्चा लुक्स पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? लुक्स पढ़ रहा है। तो ये लक्ष्य वाला चीज़ जो है ना, पढ़ने का समस्या है लेक्सिया, इसलिए ये पठन विकार में जाएगा। याद रखिएगा लेक्सिया बहुत बार आया हुआ है। लेक्सिया मतलब लक्ष्य साबुन, लक्ष्य से लेक्सिया बनता है और लेक्सिया जैसे ही आएगा समझिएगा कि बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा था, यानी पढ़ने में गलती कर रहा था, इसलिए इसको पठन विकार में आप लेकर के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला है, एलेक्सिया किससे संबंधित है? एलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, भाषा विकार से, पठन विकार से। देखिए यहाँ पर लेक्सिया जैसे आएगा, लेक्सिया याद रखिएगा, लेक्सिया जैसे आएगा तो ये लक्ष्य साबुन के रखिएगा कि बच्चा लुक्स पढ़ रहा था, लक्ष्य पढ़ना चाहिए लेकिन लुक्स पढ़ रहा था। तो लेक्सिया में कभी आगे ए लगा देगा तो एलेक्सिया, और लेक्सिया में कभी आगे डिस लगा देगा तो डिसलेक्सिया, ठीक है। तो ये लेक्सिया वाला जितना चीज़ आएगा वो पठन विकार से चला जाएगा। क्लियर? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, पठन विकार हो जाएगा। राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है? राम सा को वाज पढ़ रहा है, यह किस विकार से ग्रसित है? डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, अफेजिया है, डिस्ग्राफिया है, ठीक है। पढ़ने वाला है, पढ़ने वाला में लक्ष्य साबुन का प्रयोग होता है तो लक्ष्य से लेक्सिया बनता है, इसलिए डिसलेक्सिया में चला जाएगा, ठीक है। डिसलेक्सिया में चला जाएगा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है? बताइए। 6 से 10 वर्ष का बालक किस अवस्था में होगा? सबसे पहले ये बताइए। 6 से 10 का वर्ष का बालक का कहलाएगा बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग लेते हैं 1 से 5 या 1 से 6 का पढ़ा, तो ये हो गया आपका शैशवावस्था। फिर 6 से ऊपर 12 तक जाइए तो ये बाल्यावस्था है। तो 6 से 10 यानी ये बाल्यावस्था के अंदर का समय बता रहा है। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या विद्यालय में, ठीक है। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में जो बालक है वो किस में रुचि लेना प्रारंभ करता है? तो वो सबसे ज़्यादा रुचि लेता है अपने विद्यालय में। कहाँ पर रुचि लेता है? विद्यालय में। तो 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक विद्यालय में रुचि लेना प्रारंभ करता है, ठीक है। निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है?
निम्न में से कौन बुद्धिमान बच्चा का लक्षण नहीं है? आपको इसमें से पहचानना है कि बुद्धिमान बच्चा का लक्षण कौन नहीं है। याद रखिएगा, नहीं तो बुद्धिमान बच्चा वाला मत चुनने लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये नहीं वाला दिमाग में बहुत कम बात आता है। तो नहीं है, देखिएगा, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये बिल्कुल बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। बुद्धिमान बच्चा जो है रटता ही नहीं है। तो कौन बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा क्या देखते हैं, वो है कि नहीं, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने का क्षमता रखता हो, ये तो बुद्धिमान बच्चा है। अगर वो प्रवाहपूर्ण बोल रहा है, बिना देखे बोल रहा है और उचित तरीके से संप्रेषण कर रहा है, ये बुद्धिमान है, ठीक है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, ये तो बिल्कुल बुद्धिमान बच्चा है, क्योंकि वह सोचता है ज़्यादा, ठीक है। वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, ये भी बुद्धिमान बच्चा का लक्षण है। तो देखिए यहाँ पे डी, सी और बी बुद्धिमान बच्चा का लक्षण दिखाया है, लेकिन यहाँ कौन नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर ए होगा कि यह बुद्धिमान बच्चा का लक्षण नहीं है, ठीक है। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? यदि छात्रों का आपको मूल्यांकन करना है तो किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। रचनात्मक मूल्यांकन का, सतत मूल्यांकन का, कोर्स के अंत में मूल्यांकन का, प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन का, ठीक है। तो छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। कंटिन्यूअस जो है उसका जांच लेते रहना चाहिए। राइट आंसर बी होगा, सतत मूल्यांकन, ठीक है। एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलना चाहिए? एक शिक्षक को समाज में इज्जत कब मिलेगा? आपको देखिएगा, आप सभी शिक्षक बनने जा रहे हैं, कब मिलेगा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, ये सभी, ठीक है। अगर एक शिक्षक में ये सब गुण है, एक आदर्श जीवन जीता हो, तो उसको भी इज्जत मिलता है। निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता है, उसको भी इज्जत मिलता है। प्रभावकारी तरीके से पढ़ाता है, उसको भी इज्जत मिलता है। यानी राइट आंसर डी होगा, एक ये सभी होगा ना, ये सभी हो जाएगा। कोई बच्चा प्रभावकारी तरीके से हुनर कैसे सीख सकता है? अगर आप कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई हुनर सीखना चाह रहे हैं, कोई कला सीखना चाह रहे हैं, तो बहुत ही प्रभावकारी तरीके से अगर आप कभी भी ना भुलाएं और बार बार वो काम को कर सके, तो वह बच्चा कैसे सीखेगा तो वह प्रभावकारी बनेगा? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे खुद करके एक ऐसा वर्ड्स है जिसमें बच्चा किसी चीज़ को प्रभावकारी तरीके से कर सकता है, न देख करके न करके। अगर हाथ से खुद कर करके वही सीखेगा तो वह बच्चा जो है प्रभावकारी तरीके से सीख सकता है। राइट आंसर डी होगा, खुद करके। क्लियर? बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। बालक विकास का जीन पियाजे के सिद्धांत का आधार है। मनोविश्लेषण विकास, नैतिक विकास, मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। तो बालक विकास का जीन पियाजे सिद्धांत का आधार क्या है, ठीक है। तो जीन पियाजे ने किसका दिया था? तो जीन पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। कौन दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। और इसमें किसका दिया गया? तो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है जीन पियाजे के द्वारा, जिसको अभी हमने शुरू में बताया था। पूर्व संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो ये संज्ञानात्मक विकास के पिता भी कहे जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने आपको नोट कर दिया गया है कि मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड थे, ठीक है। और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलवर्ग ने दिया। और मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने दिया। और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे साहब ने दिया, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का पिता किससे कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास का पिता किसको कहा जाता है? स्टैनली हॉल को, प्रियर को, पियाजे को, वाटसन को, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास का पिता जो है आपको जीन पियाजे साहब को किया जाता है, कहा जाता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास या विकासात्मक विकास का सिद्धांत जो है जीन पियाजे साहब के द्वारा दिया गया है, ठीक है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? कॉलसेनिक, पियाजे, स्किनर या हॉरलॉक, ठीक है। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह जो है स्किनर महोदय के द्वारा दिया गया है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है, ठीक है। विकास में भी वृद्धि हो रहा है, विकास है, विकास में वृद्धि होना मतलब ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच, समझ, कौशल। तो राइट आंसर डी होगा, आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि जो है वो विकास में वृद्धि के नाम से जाना जाता है, ठीक है।
तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था है। कौन सी अवस्था जो है तनाव और क्रोध की अवस्था है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। ठीक है, तो तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है वो आपको यहाँ पर चला जाता है शैशवा अवस्था में। ठीक है, सॉरी, किशोरावस्था में। किस में जाएगा? ये किशोरावस्था में आपका चला जाएगा, क्योंकि इसमें तनाव और क्रोध की अवस्था होती है। शैशवावस्था में तो बालक क्या होता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है, इसमें किसी प्रकार का ये सब कोई गुण नहीं पाया जाता। तो राइट आंसर किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था बड़े तनाव, संघर्ष और तूफान की अवस्था है, एस.सी. स्टेनले हॉल ने भी कहा है। ठीक है, राइट आंसर सी है। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का है? ठीक है, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। ठीक है, इसका देखिए आपको हमने यहाँ पे क्या किया, इसका चार्ट दे दिया है और जो आया है वो भी बता दिया है। उसको चार्ट को जरूर देख लीजिएगा और यहाँ से थ्योरी पेपर उसका लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी को। ठीक है, लगभग सबको मिला हुआ है, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे, आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। देखिए, अगर आप कम पढ़ करके जो ऑथेंटिक चीज़ पढ़ने वाली चीज़ है उतना पढ़ के अगर आप अंक उठाना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर प्रश्न बहुत कम है, लगभग 1500 से 2000 प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक है, इतना के अंदर से ही आपको सारा प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, और यहाँ से आपका 60+ स्कोर आपको करने वाला है, तो 60% से ज़्यादा स्कोर आपका हो जाएगा। अब रही बात, तो यहाँ पर 90 आप पार कर जाएंगे, इससे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से ज़रूर ले करके जुड़ करके पढ़ करके ही आप जाइएगा आप सभी को। ठीक है, इसको छोड़ के जा रहे हैं यानी आपके साथ धोखा हो सकता है, 2-4 नंबर कम पड़ जाए, इसलिए उसको लेकर पढ़िएगा। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह बच्चा किस प्रकार का? सामान्य, प्रखर, उत्कृष्ट या प्रतिभाशाली। ठीक है, प्रतिभाशाली कितना होता है बताइए? 140 से ऊपर वाला प्रतिभाशाली होता है। ठीक है, उसके बाद प्रतिभाशाली हो गया, फिर प्रखर बुद्धि 120 से ऊपर वाला, सामान्य बुद्धि 90 से 100 तक, 110 तक रहता है, 110 तक। तो 90 से 110 तक है, बच्चा सामान्य है। क्या है? सामान्य बुद्धि का है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 से 13, 9 से 11, 6 से 12। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। ठीक है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए, इस प्रश्न को हमने आपके जैक का जो एग्ज़ाम हुआ था, आकलन एग्जाम हुआ था, उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ाई थी और देखिए तो हूबहू प्रश्न आया था। ठीक है, तो आपको जैक का प्रश्न हूबहू आपको देखना है तो आपको यही सेशन से, इसी चैनल से जुड़ना पड़ेगा, अन्यथा आप बहुत जगह पर जा रहे होंगे तो वहाँ पर बहुत से आपको बहुत ऊंचे स्तर के भी दिए जा रहे हैं, नीचे स्तर के भी दिया जा रहा है, लेकिन सही चीज़ से आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए आप वहाँ से लिए भी होंगे तो आप यहाँ से एक बार लेकर के पढ़ करके ही जाइएगा। ठीक है, बच्चे की मानसिक आयु 5 साल है। ठीक है, मानसिक आयु 5 साल है और वास्तविक आयु 4 साल है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी? ठीक है, तो मानसिक आयु आपका कितना है? मानसिक आयु आपका है 5 वर्ष और वास्तविक आयु कितना है? वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष। ठीक है, तो अब इसके बुद्धि लब्धि यानी IQ कितनी होगी? बुद्धि लब्धि, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र आपको याद रखना होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, अगर आप बुद्धि लब्धि नहीं देखें तो बुद्धि लब्धि का अलग से PDF आपको हमने बना दिया है, उसको लेकर के पढ़ लीजिएगा। मानसिक आयु बट्टे होता है वास्तविक आयु। ठीक है, क्या होता है? बट्टे होता है वास्तविक आयु और इंटू में होता है 100। ठीक है, मानसिक आयु बच्चा का कितना है बताइए? मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु कितना है? 4 वर्ष है और इंटू आप क्या कर देंगे? 100। ठीक है, 4 से 100 कितने बार में कटेगा? 25 बार में। 25 कितना हो गया? 125, यानी बुद्धि लब्धि 125 है। अब बच्चा जो है कैसा है? सामान्य बच्चा नहीं है, ये उत्कृष्ट बच्चा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। इस तरह से देखिए, आपको निकाल के बनाया हुआ भी है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में कौन सा कथन सत्य है? लड़के बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ राइट आंसर सी होगा कि बुद्धि का जो है लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसीलिए किसी को आप कमज़ोर और किसी को सहजोर मानते हैं, ये लैंगिक पूर्वाग्रह का ग्रसित होता है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? ईरानी भाषा, तुर्की भाषा, फारसी भाषा, इराकी भाषा। ठीक है, तो बाबर कहाँ का रहने वाला था? तुर्क का रहने वाला था। ठीक है, और उसकी मातृभाषा क्या थी? तुर्की थी, इसलिए इसका बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बाबर किस शैली का जन्मदाता माना जाता है? बाबर किस शैली का जन्मदाता माना जाता है? मूबियान नामक पद शैली, मूवी पद शैली, लाइव पद शैली या कोई नहीं। ठीक है,
तो बाबर किस शैली का पद का जन्मदाता माना जाता है? तो बाबर जो है मुबियान नामक पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां? ठीक है। तो देखिए, जहां उत्तराधिकारी की बात आता है कि इसके बाद कौन बैठा, इसके बाद कौन बैठा, तो उसके लिए आप इसको याद रख लीजिएगा, भाजपा का भाजपा वाला याद रख लीजिएगा एकदम। ठीक है। इसको बताया भी है थ्योरी में। तो पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां। यानी बाबर के बाद कौन बैठा? तो हुमायूं बैठा। हुमायूं के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो अकबर बैठा। अकबर के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो जहांगीर बैठा। जहांगीर के बाद कौन गद्दी बैठा? शाहजहां बैठा। शाहजहां के बाद कौन बैठा? औरंगजेब बैठा। बस यही है, सीरियल नंबर बना हुआ है। ठीक है। तो बाबर की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका आंसर, राइट आंसर आपका हुमायूं हो जाएगा। ठीक है। मुगल साम्राज्य का ऐसा एकमात्र शासक कौन था जिसने अपने साम्राज्य का विभाजन किया था? तो आपको थ्योरी क्लास में हमने बताया है कि मुगल साम्राज्य में हुमायूं ही एक ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों के बीच बंटवारा किया था, और यही उसकी सबसे बड़ी कमी थी, जिसके कारण यह लड़खड़ाता हुआ ही जिंदगी भर रह गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं। ठीक है। हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या था? भाइयों के बीच साम्राज्य का बंटवारा, निकाय का शामिल करना, संपत्ति को हड़पना? कोई नहीं। ठीक है। तो हुमायूं की असफलता का सबसे बड़ा कारण था भाइयों के बीच अपने साम्राज्य का बंटवारा करना। ठीक है। चौसा का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? देखिए, किनके किनके बीच हुआ, इसके लिए भी थ्योरी आपको बताया गया है। ठीक है। तो चौसा का युद्ध आपको यहाँ पर दे 24 हुमायूं। ठीक है। शेरशाह और किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच हुआ था। आपको बताया गया है शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, और हुमायूं जो है यहाँ पे दोनों युद्ध हारा था। ठीक है। हुमायूं दोनों युद्ध हारा था, चौसा का युद्ध और कनौज बिलग्राम कहिए। ठीक है। और यहाँ पर दोनों युद्ध को हारा था, और हारने के बाद ये क्या हुआ था? निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था 1440 से 55 तक। ठीक है। तो इस तरह से ये आपको जो है 1540-55, तो ये आपको निर्वासित जिंदगी व्यतीत कर रहा था। तो इस तरह से यहाँ पे चौसा का युद्ध शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। चलिए, चौसा का युद्ध कनौज या बिलग्राम के युद्ध में किसका जीत हुआ? तो हम बताएं कि हुमायूं का हार हुआ, तो जीत किसका हुआ? शेरशाह का हुआ। ठीक है। और शेरशाह के डर से ही वह भाग गया था। चौसा का युद्ध कब हुआ? ठीक है। तो दे 24 हुमायूं आपको बताया गया था, दे 24 हुमायूं। ठीक है। 24 में चौसा का युद्ध, 20 से बिलग्राम या कनौज का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1939 में, बिलग्राम का युद्ध हुआ था या कनौज का 1940 में। लगातार है ये भी। ठीक है। ये भी आपको लगातार ही है, तो राइट आंसर सी होगा। बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ? तो आइए, ये भी प्रश्न आ ही गया, 1539-1540। तो 1540 पहले चौसा का हुआ था 1539 में, और फिर बिलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में। यहाँ भी हुमायूं हारा, यहाँ भी हुमायूं हारा। जब अबर बार हारा तो यह राजगद्दी छोड़ के भाग गया। ठीक है। और ईरान की ओर भागा, और ये 15 वर्षों तक शेरशाह के डर से उधर ही रहा। जैसे ही इसको पता चला कि शेरशाह का मृत्यु हो गया है, तो इसके ऊपर बहुत बड़ी ताकत आ गई, और यह जानता था कि शेरशाह छोड़ के हम सभी से युद्ध जीत लेंगे, और वह जीतते हुए सरहिंद का युद्ध फिर से दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। हुमायूं युद्ध हारने के बाद किस ओर भागा? देखिए, प्रश्न आया है, हुमायूं जब युद्ध हारा तो वह किस ओर भागा? ठीक है। ईरान की ओर, इराक की ओर, कुवैत की ओर, या कोई नहीं? ठीक है। तो हुमायूं युद्ध हारने के बाद किस ओर भागा? तो ईरान की ओर भागा। ठीक है। ईरान की ओर भागा था। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई? हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई जानते हैं? हुमायूं जो था दोबारा राजगद्दी पर बैठा। ठीक है। दोबारा बैठा 1556 ईस्वी में, 1555 ईस्वी में आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि हुमायूं किताब का शौकीन था, वह पुस्तकालय था, पुस्तकालय में वह पढ़ता था। ठीक है। तो उस समय रमज़ान समय हो गया था, जैसी वजह तो हुमायूं क्या हुआ कि घोड़ों से उतर के शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से उतरने लगा। उसी में पैर फंसने के कारण सीढ़ी से गिर के मृत्यु हो गई थी। शेरे मंडल पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से मौत हो गई थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए कहा भी गया है कि हुमायूं लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। ठीक है। तो मृत्यु हो गई थी 1556 ईस्वी, दिलपनाह नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है। हुमायूं द्वारा किया गया महत्वपूर्ण युद्ध को आप एक बार याद कर लीजिएगा। चौक से हुमायूं चौक से लिखा शेरशाह। ठीक है। यह हुमायूं और शेरशाह लिखने का मतलब कि ये जो युद्ध है हुमायूं और शेरशाह के बीच हुए हैं,
दोनों युद्ध हुमायूं ने हारा है और दोनों युद्ध शेरशाह ने जीता है। चौक में चौ से है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, और क से है कनौज या विलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी। ठीक है, हुमायूं दोनों युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर देखिए हमने नोट्स बना दिया है कि आपको भी नोट्स लिख लीजिए जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। हुमायूं को दोनों युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है और दोनों युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ है। एकदम कंफर्म होते चलिएगा। पूरे यहाँ पे जो आपको मुग़ल साम्राज्य है आपको एकदम बहुत अच्छी तरह से याद हम करवाने वाले हैं। हुमायूं के बाद मुग़ल साम्राज्य का शासक कौन बना, तो याद रखिएगा भाजपा करेली था ना, तब भाज तो बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। तो याद होगा ना, हुमायूं के बाद कौन बना, अकबर। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। ठीक है, अकबर कितने वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष। ठीक है, तो देखिए अकबर जो है यहाँ पर 13 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा था। कहीं कहीं आपको देखना पड़ेगा 12-13 भी मिलेगा, लेकिन आपको JCERT से जो दिया है वो हमने लिख दिया है कि आपको अगर दिक्कत हो तो आप क्लेम करने के लिए यहाँ से बोल सके। ठीक है, चलिए अगला। अपने पिता हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर कहाँ रह रहा था। अपने पिता का जब हुमायूं का मृत्यु हुआ तो उसमें अकबर कहाँ रहता था, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर, हरियाणा के भटिंडा नामक स्थान पर, गुजरात के गांधीनगर, कोई नहीं। तो ये उस समय पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर रह रहा था। कहाँ रह रहा था, पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर रह रहा था। अकबर का संरक्षक कौन था जिस समय यहाँ पे हुमायूं का मृत्यु हो गया, उसमें अकबर जो था संरक्षक के साथ रहता था। तो उसमें अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षण यहाँ पर बैरम खां था। ठीक है, अकबर का संरक्षण कौन था, बैरम खां था। ठीक है, बैरम खां था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1578 ईस्वी। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और इसका किनके किनके बीच हुआ वो नीचे आपको हम बता देंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आपको हम बताए हैं, क्या बताए हैं, यहाँ पर आपको हम बताए हैं पानी 2, पानी 2, ठीक है, हल्दी में, पानी 2 हल्दी में अकबर है महान। मैंने पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर है महान। इसका देखिएगा थ्योरी क्लास आप जब देखिएगा ना, बहुत मस्त उसको ट्रिक बना के बताया गया। ठीक है, तो अकबर और हे मतलब हेमू और महान मतलब महाराणा प्रताप, यानी पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच हुआ, और पानीपत का और हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बनाया हुआ है, थ्योरी क्लासेस को ले लीजिएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। अकबर के सेनापति बैरम खां ने हेमू को पराजित किया था। ठीक है, इसमें अकबर का विजयी हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, अभी हुआ 1576 ईस्वी में, आपको बता दिए हैं। हल्दी घाटी का युद्ध में कौन पराजित हुआ, तो यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, और अकबर की जीत हुई थी, महाराणा प्रताप का हार हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से कौन लड़ रहा था, राजा मान सिंह, राजा प्रताप, बैरम खां या वकील खां। ठीक है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से राजा मान सिंह लड़ रहे थे। अब देखिएगा अकबर द्वारा किया गया युद्ध को भी आप याद रख लीजिएगा, इसका भी ट्रिक हमने आपको बना दिया है जिससे कि आपको समझने में सहूलियत हो। तो क्या लिखे हैं, पानी 2 घाटी युद्ध अकबर है महान। ठीक है, तो पानी 2 यहाँ पे लिख लिए, फिर इसी के नीचे युद्ध का नाम है, फिर घाटी युद्ध भी लिख लिए, और अकबर है महान। तो इस तरह से जा करके ये दोनों युद्ध अकबर के लिए है, और हे महान में एक हे दिए और एक महान दिए। ठीक है, तो पानी 2 मतलब पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, घाटी मतलब हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी, और अकबर हे महान मतलब अकबर और हेमू के बीच हुआ, और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ। ठीक है, पहला वाला किसके बीच हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध, तो अकबर और हेमू के बीच। घाटी युद्ध किसके बीच, हल्दी घाटी का युद्ध, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। यही दो को इस तरह से सजा के आप याद कर लीजिएगा, तो आपको मुग़ल साम्राज्य का लगभग जितना युद्ध हुआ है वो सारा चीज़ हम आपको कंप्लीट यहाँ पर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पानीपत का देखिए यहाँ पे लिख भी दिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ, इस युद्ध में अकबर विजयी रहा। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ, इस युद्ध में अकबर विजयी रहे और महाराणा प्रताप की हार हुई। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जहाँ तक हमको उम्मीद है कि अब आप सबको यहाँ पे अच्छा से जरूर बना लीजिएगा, और सारे प्रश्न का जवाब मुग़ल साम्राज्य से जरूर दे लीजिएगा, और आपके लिए यह बहुत ही आसान होते जा रहा होगा। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। ठीक है, देखिए यहाँ पर बचपन का नाम बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार आता है, इसलिए बचपन का नाम याद रखिएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक हम बताए हुए थे, क्या ट्रिक था बता दे रहे हैं। अब
खुश है साली जहाँ, अब खुश है साली जहाँ, ठीक है। तो अ से है देखिए अकबर, उसके बचपन का नाम बदरुद्दीन था। खु से है देखिए खुर्रम, उसके बचपन का नाम खुर्रम। शाहजहाँ, शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक है। साली से सलीम हो जाएगा, और जहाँ से जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। तीनों का नाम याद रख लीजिएगा। तो आपसे पूछा था कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, तो सलीम था। राइट आंसर सी। न्याय की जंजीर के लिए किसको इतिहास में प्रसिद्ध माना जाता है? अकबर, बाबर, औरंगजेब या जहांगीर, ठीक है। तो न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर को प्रसिद्ध माना जाता है। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में भारत आए थे? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न ये पूछा गया, बहुत MBI है, 1001 से ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस जो थे वो किसके दरबार में आए थे? तो ये आपके आए थे जहांगीर के दरबार में व्यापार करने की अनुमति मांगने के लिए। और इस समय यह जहांगीर इस बात को नहीं जानता था कि ये हमें लूट करके ही जाएंगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती हो गया था, व्यापार की अनुमति देना। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां, शाहजहां, सायरा निशा या सायरा, ठीक है। जहांगीर की पत्नी का नाम नूरजहां मेहरून निशा के नाम से जाना जाता है। वास्तुकला की दृष्टि से किस शासक का शासनकाल स्वर्णयुग माना जाता है? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या बाबर, ठीक है। तो वास्तुकला के दृष्टि से शाहजहां का शासनकाल स्वर्णयुग माना जाता है। आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, ठीक है। तो आगरा के ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? आपको बताना है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो देखिए आगरा का जो ताजमहल था उसका निर्माण आपको शाहजहां की तरफ से करवाया गया है, ठीक है। दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो दिल्ली का लाल किला का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया है। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या नूरजहां, ठीक है। तो जामा मस्जिद का निर्माण भी आपको शाहजहां के द्वारा ही करवाया गया है। मुगल शासक का अंतिम प्राक्रमिक शासक कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां या बाबर। देखिए आपको ट्रिक के माध्यम से हम बताए थे कि आपको जो मुगल साम्राज्य के शासक के नाम थे वो क्या था। तभी आपको याद आ रहा होगा, भाज-शो, ठीक है। भाज-शो मैंने पहले तो बाबर हुआ, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और ये अंतिम हो गया औरंगजेब। तब ना शासक का नाम इस क्रम से लिखा गया है, तो अंतिम औरंगजेब है। तो आपसे पूछा है मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो औरंगजेब। पहला शासक कौन था? तो बाबर। दूसरा शासक कौन था? तो हुमायूं। तीसरा शासक कौन था? तो अकबर। चौथा शासक कौन था? जहांगीर। तो इस तरह से देखिए प्रश्न बहुत तरह से पूछा जा सकता है। बस आप ट्रिक को याद रख लीजिए या कंसेप्ट को याद कर लीजिए, आपको वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या बाबर। जिंदा पीर के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। तो जिंदा पीर के नाम से आपको औरंगजेब को जाना जाता है, औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, सलीम, खुर्रम, बदरुद्दीन, ठीक है। तो सलीम तो किसका नाम था? तो अब खुश है साले जहाँ। सलीम जहांगीर का नाम था। खुर्रम किसका नाम था? खुश याद रखिएगा, खुर्रम शाहजहां का नाम था। और बदरुद्दीन किसका नाम था? अकबर का नाम था। तो अब बच्चा फरीद, तो शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। शेर खां के नाम से किसको जाना जाता था? शेर खां के नाम से किसको जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब, ठीक है। तो शेर खां को ही शेर शाह के नाम से भी जाना जाता है। शेर शाह को ही शेर खां भी कहा जाता है। एक शेर के बचाने के उपलक्ष्य में दिया गया था जिसको उपाधि, तो ये आपको नीचे क्लास थ्योरी में मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी ने उसे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी थी, ठीक है। शेर शाह को ही शेर खां के नाम से जाना जाता है। दक्षिण बिहार के एक सूबेदार थे बहार खान लोहानी, उन्हें उससे एक शेर के आक्रमण से रक्षा करने के उपलक्ष्य में दी थी। उनको शेर के आक्रमण से रक्षा किया था, इसलिए मिला था, ठीक है। शेर खां का पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? अकबर, बाबर, हुमायूं या कोई नहीं, ठीक है। तो शेर खां का पहला संघर्ष जो था आपको हुमायूं के साथ ही हुआ था, ठीक है। चुनार के किले पर कब्जा को लेकर उसका हुमायूं के साथ पहला संघर्ष हुआ था। यहाँ पर समझौता के बाद इसको समाप्त कर दिया गया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, जयपुर, सासाराम या कोई नहीं, ठीक है। तो शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, ठीक है। कहाँ स्थित है? सासाराम में शेर शाह का मकबरा स्थित है, जो कि बिहार में पड़ता है। ग्रैंड ट्रंक रोड
ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह, बाबर, औरंगजेब या कोई नहीं। ठीक है, तो जीटी रोड का निर्माण, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण भी आपको किसने करवाया है? शेरशाह ने ही करवाया है। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? शेरशाह का जो शासन प्रबंध था उसकी जानकारी कौन से पुस्तक में मिलती है? तारीख है शेरशाही, तारीख है अकबरी, तारीख है औरंगजेबी या कोई नहीं। ठीक है, तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो मिलेगी आपको वो मिलेगी तारीख है शेरशाही में। ठीक है, तारीख है शेरशाही मिलेगा। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई? अब्बास खां शेरवानी, मोहम्मद अब्बास, अब्दुल रहीम खान खाना या कोई नहीं। ठीक है, तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी किसके द्वारा दी गई है? तो शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी जो है अब्बास खान शेरवानी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित था? याद रखिएगा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और इसको थ्योरी क्लासेज में हमने बहुत अच्छी तरह से आपको दिया है। तो आप सभी को यहाँ पर देखिए नोट्स ले लीजिएगा, नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आपको कम प्रश्न पढ़ के अगर अंक उठाना है तो इसके आपके लिए सबसे बहुत बड़ा ऑप्शन है। तो जैसे मिलता है यहाँ से सारा कुछ PDF और वीडियो ले करके एक बार पढ़ लीजिए। 10-15 दिन में ही आपकी यहाँ से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बहुत शॉर्टकट ट्रिक के माध्यम से बताए गए हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोल नेता चंगेज खां के दशमलव प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, चलिए, तीर्थ यात्रा कर तथा जजिया कर को किसने समाप्त किया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर या बाबर। ठीक है, तो अकबर द्वारा किया गया कुछ महत्वपूर्ण कार्य को हमने ट्रिक के माध्यम से बता दिया है। 10 तीर्थ जाओ दीदी इलाही। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा, इस ट्रिक को यहाँ से मिलने वाला है। तो दास प्रथा का तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, ये सारा कुछ अकबर के द्वारा किया गया है। ठीक है, I met Sunita who had just returned. I met Sunita who had just returned. Select pronoun. Met, had, Sunita, हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है कि मैंने जिससे मिला था वो क्या है? तुरंत रिटर्न हो गई है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन WH से शुरू होने वाला शब्द जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन में चला जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम, इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन है? तो देखिए हु है, विच है, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, विच, सभी ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज योर नेम? राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम? राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। इसमें जो है कौन प्रोनाउन है आपको बताना है। पर्सनल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डेफिनिट प्रोनाउन, इंटीग्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो क्या है बताइए? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? ठीक है, यहाँ पे देखिए कौन सा प्रश्न है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है और इसमें व्हाट लगा हुआ है। तो जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य रहेगा, प्रश्न लगा हुआ रहेगा, वो जो प्रोनाउन होगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ही जाएगा। ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम ही होगा, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप डालने का कोशिश कीजिएगा। जितने भी प्रश्न वाली चीज़ें होगी, जैसे आर यू बॉय, क्या आप एक लड़के हैं, यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछ दिया। तो जिसमें हंसुआ छाप जिस वाक्य में लग जाएगा उसको जो है आप किस प्रोनाउन में डालिएगा? तो उसको आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में डालिएगा, इससे बाहर मत जाने दीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न वाली चीज़ें जो है इंट्रोगेटिव होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो उसमें जो प्रोनाउन आ रहा है ये व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, वाई जब भी आएगा तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने लिख भी दिया है। देखिए यहाँ पे आपको नोट्स बना दिया है हमने कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में कौन आएंगे। ठीक है, वैसे प्रोनाउन जिसका प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई। ठीक है, व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाई, ये सभी क्या चीज़ है? तो ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, अब देखिएगा यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आप इसको याद रख लीजिएगा। क्लियर, तो ये प्रश्नवाचक में चला जाएगा। आगे है देखिए इज रमन अ बॉय? राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। इज रमन अ बॉय, यहाँ पर देखिए हंसुआ छाप लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव चिन्ह लगा हुआ है। तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंट्रोगेटिव, पर्सनल,
रिलेटिव या नन ऑफ दीज या कोई नहीं, ठीक है। सबसे पहले आपको हमने बोला था कि यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब या व्हाट या वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सारा चीज़ अगर कोई भी लगा हुआ रहता है तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द है। और इसके साथ देखिए चिन्ह भी आपका लगा हुआ है प्रश्नवाचक, तो ये भी प्रोनाउन है, लेकिन किस में जाएगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहता है, याद रखिएगा वैसा वाक्य होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम में जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जाएगा। क्लियर हो गए होंगे आप सभी कोई। अब आप एक क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है। ये प्रश्न है आपको कि व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, ये कौन सा प्रोनाउन है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा प्रोनाउन है। क्लियर। तो इसको आपको जवाब देना है। चलिए नेक्स्ट आगे भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आई एम यंग सेलेक्ट द वर्ड प्रोनाउन। आई एम यंग एक सेंटेंस है, इसमें सेलेक्ट करना है कि प्रोनाउन वर्ड कौन है, आई है, एम है, यंग है या ऑल दीज है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो आई जो हो गया यहाँ पे संज्ञा के बदले में होता है पर्सन, तो ये आई जो है प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सन वाला चीज़ है, पर्सनल प्रोनाउन में जाएगी, ठीक है। एम जो है ये क्या है, एम ऑक्सिलरी वर्ब है, सहायक क्रिया है, ठीक है। अब यंग जो है ये क्या है, नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये सारे चीज़ों को जब हम चुनते हैं तो आपको यहाँ पे नाउन प्रोनाउन सब क्लियर होने लगता है, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, आई होगा। क्लियर। चलिए सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, या एक ईमानदार लड़की, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, ठीक है। इसमें क्या करना है, सेलेक्ट प्रोनाउन करना है, ठीक है। कौन है, इज है, एन है, सी है, ऑनेस्ट है, कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी जो है आपका क्या है, सी बताइए, तो सी आपका जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। एन क्या है, एन जो है आपका आर्टिकल है, आगे हम लोग आर्टिकल को भी देखेंगे, ठीक है। और ऑनेस्ट क्या है, तो ऑनेस्ट ईमानदारी, ये जो है संज्ञा है आपका, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। और गर्ल जो है यहाँ पे नाउन के सेंस में आपका चला जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे सी जो है प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन ही इसमें सेलेक्ट करना था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी सेलेक्ट द प्रोनाउन, ठीक है। आपका और मेरा जो है क्या है, अपना ड्यूटी है, सेलेक्ट द वर्ड प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन कौन कौन वर्ड है, यू है, आई है, आवर है, ऑल है, ठीक है। तो यू भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है और आवर भी, ये रिप्लेसिंग आवर भी प्रोनाउन है, यानी ये तीनों चीज़ें प्रोनाउन है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल में इसका आंसर चला जाएगा, ठीक है। राधा इज अ गुड गर्ल, राधा इज अ गुड गर्ल, सी इज अ प्लेइंग लूडो, सेलेक्ट प्रोनाउन, सेलेक्ट प्रोनाउन, राधा इज अ गुड गर्ल, ठीक है, ये एक वाक्य हुआ। और दूसरा वाक्य हुआ सी इज अ प्लेइंग लूडो, राधा एक अच्छी लड़की है और वह लूडो क्या कर रही है, खेल रही है, ठीक है। अब देखो लूडो खेल रही है, तो यहाँ पे राधा इज अ गुड गर्ल, और यहाँ लिख सकता था राधा इज प्लेइंग लूडो, लेकिन राधा के बदले में, राधा के इंस्टीड ऑफ राधा, यहाँ पर सी लिखा गया है, ठीक है। इसलिए सी क्या चीज़ बताइए, सी आपको राधा के बदले में आया है, राधा संज्ञा है, तो संज्ञा के बदले में जो आएगा सर्वनाम होगा, यानी प्रोनाउन है, तो इसमें सी प्रोनाउन है, तो सी कहाँ पर है, डी में है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है, गुण है। राधा क्या है, नाउन है। प्लेइंग क्या है, वर्ब है। तो सारी चीज़ों को आप चुनने सीख जाइएगा। यहीं से एक प्रश्न रहेंगे कि इसमें कौन नाउन है, कौन प्रोनाउन है, कौन वर्ब है। इसका हम लोग बारी बारी से क्लास कर लेंगे और उतनी ही चीज़ों को करेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। तो डेली अभी इंग्लिश की क्लासेज आपकी शुरू हो गई है, आप इंग्लिश की क्लासेज यहाँ से कर सकते हैं, देख सकते हैं और सारा चीज़ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये में यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ के 1 से 5 के लिए सभी सब्जेक्ट तैयारी कर सकते हैं और 6 से 8 के लिए भी सभी सब्जेक्ट तैयारी कर सकते हैं क्षेत्रीय भाषा छोड़कर, ठीक है। तो सभी को अवश्य जुड़ जाएंगे अभी कभी, जिससे कि आपको यहाँ से सारे नोट्स PDF मिल जाए और बहुत कम प्रश्न पढ़ के आप बहुत ज़्यादा यहाँ से अंक उठा सके। इसकी तैयारी के लिए आप हमारे साथ जुड़ने का तैयारी कीजिएगा। आपको मोबाइल नंबर दिया गया है। यू गो टू द मार्केट, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। यू गो टू द मार्केट, राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यू गो टू द मार्केट, देखिए यहाँ पे यू गो टू द मार्केट, इसमें यू क्या है बताइए, प्रोनाउन है, ठीक है। गो क्या है बताइए, वर्ब है। और मार्केट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के सेंस में है और ये नाउन है, ठीक है। तो राइट द नेम ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन यू है। अब देखिएगा यहाँ पर कौन सा है आपको बताना है। देखिए
यू गो टू द मार्केट, ये यू जो है यहाँ पर पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन चला जाता है। तो पर्सन वाली चीज़ें जितनी आएगी उसको आप पर्सनल प्रोनाउन में डालिएगा। किस में डालिएगा? पर्सनल प्रोनाउन में, व्यक्तिवाचक सर्वनाम में जाता है तो ये पर्सनल प्रोनाउन में जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन का आंसर है सी में है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है।